नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी BCA सेकंड सेमेस्टर का फोर्थ लेसन भूख, जिसके एक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन और पुस्तक है काव्य लहरी। कवि का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हालावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनका जन्म इलाहाबाद के चक मोहल्ले में एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में 27 नवंबर 1907 को हुआ था। उन्हें नाम दिया गया हरिवंश राय और घर में उन्हें प्यार से सब बच्चन पुकारा करते थे। आरंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की परीक्षा पास की और वही अध्यापन करने लगे। 1952 में विलियम बटलर एड्स के साहित्य पर शोध के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। स्वदेश वापसी पर आकाशवाणी में प्रोड्यूसर बने। फिर 1955 में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषाधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। 1966 में राष्ट्रपति उन्हें राजभाषा का सदस्य मनोनीत किया गया। उनकी कविता यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई थी और स्कूली दिनों से तुकबंदियां करने लगे थे। 1933 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुए कवि सम्मेलन में उनके द्वारा मधुशाला के पाठ को श्रोताओं ने खूब पसंद किया और धीरे धीरे उनकी मंत्रीय ख्याति इतनी बढ़ गई कि प्रेमचंद ने भी एक बार कहा कि मद्रास में यदि कोई किसी की हिंदी कवि का नाम जानता है तो वो बच्चन का नाम है। उनका प्रथम विवाह श्यामा से सन 1927 में हुआ और 1936 में पैसे के अभाव में क्षय रोग के अधूरे इलाज के कारण श्यामा की मृत्यु हो गई। उनका दूसरा विवाह 1942 में तेजी सूरी से हुआ। उनका पहला काव्य संग्रह 13 हार 1932 में प्रकाशित हुआ। 1935 में प्रकाशित उनका दूसरा संग्रह मधुशाला उनकी स्थायी लोकप्रियता और प्रसिद्धि का कारण बना। बच्चन मधुशाला का पर्याय ही बन गया। इन दोनों काव्य संग्रहों के अतिरिक्त उनके 2 दर्जन से भी अधिक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। कविताओं के अलावा उनकी आत्मकथा और उनके अनुवाद भी हिंदी में उनके स्थायी यश कीर्ति का कारण है। उन्होंने बाल साहित्य लेखन भी किया है। आत्मकथा क्या भूलों को याद करो, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, दशद्वार से सोपान तक, समस्त रचनात्मकता को बच्चन रखवाली के 9 खंडों में प्रकाशित किया गया है। उनकी अनगिनत रचनाएं हैं। भूख कविता। बीत गए 10 बरस देश के, पड़ा काल बंगाल भूमि पर, ओढ़ और पढ़ पत्रों में मैंने कैसे भूखे के दल पहना, गुड़िया बर्तन भांडा गैया गोरू बैल बछेरू। यह काव्य बंगाल में पड़े भीषण अकाल का वर्णन करता है, जिसमें 10 वर्षों के दौरान देश के गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। इस अकाल के कारण लोगों को भूखमरी झेलनी पड़ी, जिससे वे अपने गहने बर्तन और सभी कुछ, यहाँ तक जो धन रूपी पशु होता है उसको भी बेचने के लिए मजबूर हो गए। विशेषता इस कविता की विशेषता इसका मार्मिक चित्रण और यथार्थवादी भाषा है। कवि ने अकाल की विभीषिका को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे पाठक उस त्रासदी की गहराई को महसूस करते हैं। सरल लेकिन सजीव शब्द चित्रण इसकी शक्ति को बढ़ाते हैं। बोरी बांधना, कपड़ा लत्ता जड़ जमीन सब बेच बचाकर पुश्तैनी घर बार छोड़कर चले आ रहे हैं कलकत्ता। कैसे भूखों के दल दर दर मारे मारे फिर रहे हैं, दाने दाने के बिलबिलाते हैं। अर्थ इस काव्यांश में बंगाल के अकाल के कारण विस्थापन के त्रासदी का वर्णन किया गया है। भूख से पीड़ित लोग अपनी संपत्ति वस्त्र जमीन और घर बेचकर जीविका की तलाश में कलकत्ता की ओर पलायन कर रहे हैं। वे दाने दाने के लिए तरसे हुए दर दर भटक रहे हैं, जिससे उनकी असहायता और पीड़ा स्पष्ट होती है। विशेषता इस कविता की विशेषता उसकी करुणा और यथार्थवाद में निहित है। कवि ने सरल लेकिन प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग कर अकाल के भयावह अवस्था स्थिति को चित्रण किया है। कविता में दृश्यात्मक और संवेदनशीलता इतनी प्रबल है कि पाठक उन भूखों की वेदना को महसूस कर, वेदना यानी कि दुख तक, ग्रास ग्रास के लिए तरसे, कौर कौर के लिए तड़पते मौत मर रहे हैं कुत्तों की, अरे नहीं कुत्ता भी मरता नहीं, इस तरह मौत मर रहे हैं कीड़ों की या इनसे भी निम्न कोटि की। इसका अर्थ इस काव्यांश में अकाल की भयावहता का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया। भूख से पीड़ित लोग भोजन के एक एक ग्रास के लिए तरस रहे हैं, जैसे तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। उनकी मृत्यु की तुलना कुत्तों और कीड़ों से की गई है, लेकिन कवि यह स्पष्ट करता है कि उनकी हालत इससे भी बदतर है। वह मानवता के पतन और अमानवीय स्थिति को दर्शाता है। विशेषता इस कविता की विशेषता इसकी तीव्र भयानात्मक
अपील और सामाजिक चेतना है। कवि ने तीखे और प्रभावी शब्दों का प्रयोग कर भूख से होने वाली मौतों की क्रूरता को उकेरा है। यह पाठकों को झकझोरने और सोचने पर मजबूर करने वाली काव्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। उफ, मनुष्य के महापतन की बनी नसीमा। और सुना जब मैंने यह भी, भूखे देखे गए छिनकर, बच्चे से निज रोटी खाते, या कि बेचते उनको हाटों में, मैं कुछ तांबों के टुकड़ों पर, जिनसे 2 दिन और जिए वे। अर्थ, इस काव्यांश में अकाल के कारण मानवता के पतन की चरम अवस्था को चित्रित किया गया। भूख से विवश लोग नैतिक मूल्यों को त्यागने पर मजबूर हो गए हैं। बच्चे अपनी रोटी तक सुरक्षित नहीं रख पा रहे, क्योंकि भूखे लोग उनसे छीन कर खा रहे हैं। स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि कुछ लोग अपने ही बच्चों को कुछ तांबे के सिक्कों के बदले बेचने को विवश हैं, ताकि वे स्वयं कुछ और दिन जीवित रह सके। यह दृश्य अमानवीयता और सामाजिक पतन की हृदय विदारक तस्वीर को पेश करती है। विशेषता, इस कविता की विशेषता इसकी गहन संवेदनशीलता और यथार्थवादी चित्रण में है। कवि ने अकाल के कारण उत्पन्न क्रूरता और नैतिक पतन को तीव्रता से उकेरा है। कविता की भाषा सरल किंतु हृदय को झकझोरने वाली है, जिससे पाठक उस त्रासदी की भयावहता को महसूस करते हैं। यह काव्यांश मानवीय करुणा और सामाजिक चेतना को जागृत करने का सशक्त माध्यम है। पशु का जीवन और फिर घुरों पर, कूड़े खानों पर और अधिक गंदगी जगहों पर, उठा दांत से लेने को यदि कोई दाना वहां पड़ा हो। अर्थ, अकाल की भयावहता को चरम स्तर पर प्रस्तुत किया गया, जहां मनुष्य की स्थिति पशुओं से भी बदतर हो गई है। भूख से व्याकुल लोग कूड़े के ढेर और गंदी जगहों पर भोजन की तलाश कर रहे हैं। वे इतने विवश हो चुके हैं कि अगर कहीं कोई अन्न का दाना गिरा हुआ दिखता है तो उसे उठाने के लिए अपने दांतों तक का उपयोग करने को मजबूर है। यह दृश्य मानवीय गरिमा के पतन और अस्तित्व की भीषण लड़ाई को दर्शाता है। विशेषता, इस कविता की विशेषता इसका तीव्र यथार्थवादी चित्रण और गहरी संवेदनशीलता है। कवि ने करुणामय भाषा के माध्यम से अकाल की त्रासदी और मानव की दुर्दशा को अत्यंत प्रभावी ढंग से उकेरा है। यह पाठकों को झकझोरने और समाज में ऐसी परिस्थितियों को सोचने के लिए बाध्य करने वाली एक रचना है। मानवता को निंदित करते, लज्जित करते, मानव को मानव संकेत से वंचित करते, तब मैंने यह कहा कि हमने अर्थ भूख की अभी न जाना, हमें भूख का अर्थ बताना। इस काव्यांश में कवि ने भूख की वास्तविकता को समझने और उसे परिभाषित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अकाल के त्रासदी ने मानव की इस हद तक गिरा दिया है कि वो अपनी नैतिकता और मूल्यों को त्याग कर अमानवीय कृत्यों तक पहुंच गया है। यह स्थिति मानवता के लिए लज्जाजनक है और निंदनीय है। कवि इस बात को स्वीकार करते हैं कि अभी तक समाज में भूख का वास्तविक अर्थ नहीं समझा है, और वे सीखने को आवश्यकता महसूस करते हैं कि भूख क्या होती है। विशेषता, इस कविता का विशेषता इसकी दार्शनिक गहराई और मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने की क्षमता है। कवि ने अकाल की विभीषिका को मात्र एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे पाठक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कविता की शैली प्रभावशाली और प्रश्नात्मक है, जो संवेदना के साथ साथ आत्ममंथन को भी प्रेरित करती है। भूखो, इसको आज समझ लो, मरने का यह नहीं बहाना, फिर से जीवित, फिर से जागृत, फिर से उन्नत होने को है। भूख निमंत्रण है, आवाहन। इस काव्यांश में कवि भूख को केवल पीड़ा और मृत्यु का कारण मानने के बजाय इसे जागरूकता, पुनर्जीवन और आत्मनिर्भरता के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे भूख से पीड़ित लोगों को संदेश देते हैं कि यह केवल मरने का बहाना नहीं हो सकता, बल्कि संघर्ष, जागृति और उन्नति का अवसर भी हो सकता है। भूख को एक चुनौती मानते हुए इसे आत्मनिर्भरता और पुनर्जागरण का निमंत्रण समझना चाहिए। विशेषता, इस कविता की विशेषता इसका सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणादायक स्वर है। जहां पहले के काव्यांश में भूख की भयावहता और त्रासदी का वर्णन है, वहीं यहाँ का कवि भूख को आत्मजागरण और संघर्ष का प्रतीक मानते हैं। यह पाठकों में उत्साह, संघर्षशीलता और पुनर्निर्माण की भावना जागृत करने वाली प्रभावशाली काव्य पंक्तियां हैं। एक अंकीय प्रश्न उत्तर देखते हैं। बंगाल में भीषण अकाल कब हुआ? 1943। अकाल के कारण लोग क्या करने को विवश हो गए? विस्थापन। भूख से पीड़ित लोग कहाँ जा रहे थे? कलकत्ता। लोगों ने जीविका के लिए क्या बेचा? जमीन, गहने, पशुधन। भूख से मरने वालों की तुलना किससे की गई? कीड़ों से। भूख से त्रस्त लोग भोजन के लिए कहाँ भटक रहे थे? कूड़ेदानों में। अकाल ने मानवता को किस स्थिति तक पहुंचा दिया? पतन। लोग अपने बच्चों को क्यों बेच रहे थे? जीवित रहने के लिए। भूख से त्रस्त लोगों की क्या दशा हो गई? अमानवीय। कवि भूख को क्या मानने की बात करते हैं? जागरण का निमंत्रण। अकाल का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? भूखमरी। भूख से पीड़ित की स्थिति कैसी थी? दयनीय। भूख को कवि किस रूप में देखते हैं? संघर्ष का आह्वान।
लोगों की भूख कैसी थी? असहनीय। भूख से मरना किसके समान बताया गया? कुत्तों से भी बुरा। कवि भूख को क्या बताने की मांग करता है, उसका वास्तविक अर्थ। लोग भोजन के लिए क्या कर रहे थे? एक दूसरे से छीन रहे थे। अकाल में जीवन कैसा हो गया था? पशुवत। भूख का सकारात्मक रूप क्या बताया गया? जागरूकता। कवि का मुख्य संदेश क्या है? पुनर्जीवन और संघर्ष। टिप्पणी लिखे। शीर्षक अकाल, मानवता की परीक्षा और संघर्ष का आह्वान। यह कविता बंगाल के भीषण अकाल के त्रासदी को अत्यंत संवेदनशीलता और यथार्थ के साथ प्रस्तुत करती है। कवि ने भूख के भयावहता को न केवल शारीरिक पीड़ा के रूप में बल्कि मानसिक और सामाजिक पतन के रूप में भी चित्रित किया है। भूख से पीड़ित लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई में इस हद तक विवश हो जाते हैं कि वे अपने नैतिक मूल्यों पर भी त्यागने को मजबूर हो जाते हैं। अपने बच्चे से रोटी छीनना, उन्हें तांबे के सिक्कों के बदले बेचना, कूड़े के ढेर से भोजन उठाकर खाना, ये सभी घटनाएं इस दर्दनाक स्थिति को दर्शाती है जहां मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाती है। कवि केवल त्रासदी का वर्णन ही नहीं करते बल्कि भूख को एक नए दृष्टिकोण से देखने का आग्रह भी करते हैं। वे इसे मात्र मृत्यु का बहाना नहीं मानते बल्कि संघर्ष और जागरूकता के लिए निमंत्रण समझने की बात करते हैं। कविता के अंतिम भाग में कवि भूख को आत्मनिर्भरता और पुनरुत्थान का प्रतीक बताते हैं, जिससे यह संदेश मिलता है कि विपरीत परिस्थितियां हमें कमजोर बनाने के बजाय सशक्त भी कर सकती है। इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भावनात्मक तीव्रता और यथार्थपरक चित्रण है। इसमें करुणा, आक्रोश और प्रेरणा का अद्भुत संतुलन है, जो पाठकों को झकझोरने के साथ साथ सोचने और आत्मविश्लेषण करने के लिए भी प्रेरित करता है। यह कविता केवल अतीत की त्रासदी का दस्तावेज नहीं, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य के समाज के लिए भी एक चेतावनी और संदेश के रूप में कार्य करती है। तो छात्रों, इस तरह से ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।